ज्योति जी, यही बात है कि सरकार को डबल करेक्टर की नहीं होना चाहिए, सिंगल करेक्टर से काम करना चाहिए। चाहे अपना नेता हो चाहे दूसरों का नेता हो, गलत को गलत और सही को सही हमें कहना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि नेताओं का जो शिष्टाचार है, नेताओं को सभ्यता के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का जनता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इनके फॉलोअर्स जो है उनको अपनाने का भी काम करते हैं। रमेश विधुड़ी जी ने जो हमारे देश की लोकसभा में खड़ा होकर के जो भाषण दिया और उस भाषण में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं समझता हूँ वे स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही निंदनीय है। ऐसे शब्दों की हम घोर निंदा करते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनका बचाव कर रहे हैं, ये बचाव कर रहे हैं। शर्मा जी आप बीच में मत बोलें, लोकसभा आप बीच में मत बोलें। प्रिविलेज कमेटी में भेजने का काम किया गया है। प्रिविलेज, देखिए, ये इनको शायद ज्ञान नहीं है रामराज जी को। ये केस जो है ना प्रिविलेज कमेटी में जा चुका है, वहां पर इसकी सुनवाई होगी और उचित उनको सजा देने का काम किया जाएगा। किसी को कोई हक नहीं संसद में बैठ करके आतंकवादी, उग्रवादी, भड़वा, कटवा, मुल्ला इस तरह के शब्द करना, तो मैं समझता हूँ ये उस व्यक्ति के चरित्र को भी दर्शाता है कि वो कितना बुद्धिमान है और कितना समझदार है, वो इस बात को भी दिखाता है। दूसरी बात ज्योति जी, इसी प्रकार रमेश विधुड़ी ने, अरविंद शर्मा जी ने भी 1 साल पहले रोहतक की एक सभा में कहा था कि यदि कोई आंख उठाएगा तो मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। उन्होंने कहा था यदि कोई हाथ उठाएगा तो मैं उसका हाथ काट लूंगा। तो ऐसे शब्द जो है ये सरकार के नेताओं को तो खास करके नहीं कहने चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी होती है ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने की, रोकने की, उनके खिलाफ एक्शन करने की जिम्मेवारी होती है। और जब सरकार के ही नेता लोग इस तरह के कहने लग जाएं, सरकार के ही यदि लोग कहने लग जाएं कि हम आप तुम्हारी गर्दन काट लेंगे, हम तुम्हें चंद्रमा पर भेज देंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडियन नेशनल पार्टी इनकी निंदा करते हैं। और दूसरी बात जो उदय भान जी ने कहा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, जो शब्द कहे गए वो भी बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी कमियां गिनवाओ, उसके नीतियों का विरोध करो, लेकिन व्यक्तिगत तौर से चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, व्यक्तिगत टिप्पणी करना, हम इसकी भी निंदा करते हैं, ये गलत है। उदय भान को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। आज पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं क्या इनके सिर पर चढ़ा हुआ है। पिछले दिनों इन्होंने कह दिया था कि वोटर तो राक्षस है, अब ये कह दिया कि ये रंडवा और ये इन शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो ये निंदनीय है। नेताओं का मेरा तो आपके चैनल पर ये निवेदन है, उनको सभ्यता का परिचय देना चाहिए, शिष्टाचार में रह करके बातें करनी चाहिए। एक समय वो हुआ करता था, हम भी 60 साल के हो गए ज्योति राजनीति में, हमने उन नेताओं को भी देखा जो विपक्ष के नेताओं के सामने खड़े हो जाया करते थे, खुद कुर्सी छोड़ करके उनको कुर्सियां देने का काम किया करते। आज के नेता जो है ना, उनको समझ ही नहीं है, या वो इतने घमंड में आ गए हैं कि जो मन में आया वो बोल दे। हमारे यहाँ पे कहावत है, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। जब नेता ही पहले नहीं तोलते हैं तो बिल्कुल इसका संदेश तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा आमजन में। कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराज शर्मा जी, रामराज जी, आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे और आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, सभी अपने समय में अपनी बारी में बोलेंगे। बालमुकुंद जी भी चर्चा में जुड़ गए। बालमुकुंद शर्मा जी, उदय भान ने जो कहा पीएम और सीएम को लेकर, इसमें बहुत बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि वो अभी भी कायम है अपने बयान पर। उदय भान ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। देखिए, अभी तक उदय भान जी का ये नहीं आया है पटल पे कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है या किस हैसियत से उन्होंने बयान दिया। रामराज जी शर्मा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। शर्मा जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, नहीं होगी ऐसे डिबेट। बोलिए बालमुकुंद जी, बोलिए। ये हमारे साथी ये भी नए प्रवक्ता बने हैं, इनको थोड़ा धैर्य से सुनना और सीखना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई हैं वैसे ये। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, बिल्कुल बगैर नाक लपेट के। सुचिता फिर बीच में बोल रहे जी, क्या है ये? राजनीति में सुचिता का अपना एक स्थान है।
गरिमा बनाए रखनी चाहिए सभी को, ये सबकी जिम्मेवारी है। इसे पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जो भी व्यक्ति जो भी बयान देता है वो उस व्यक्ति की झलक मिलती है उसके अंदर से कि उसकी सोच क्या है। क्योंकि हम लोग चाहे हमारे अध्यक्ष जी हो या दूसरे लोगों का, विदुड़ी जी की आपने बात करी, सार्वजनिक जीवन में है। तो सार्वजनिक जीवन में मेरी आवाज आ रही ज्योति जी आपको? जी बिल्कुल। सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है ना, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, तोल के बोलना चाहिए। ये हमारी मर्यादा है। लेकिन पिछले 9-10 साल का अरसा लेके चले आप, जब से भाजपा की सरकार आई 2014 से, तब से ये सतर गिरा है। उसका ज्यादातर जिम्मेवारी भाजपा पे है। हमारे नेताओं ने भी गलत बयानी की है और हमने उस पर खेद व्यक्त किया। और मैं तो आज भी कहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी ने भी सोच के नहीं बोला शायद। ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं हमें। आप हमारे पास, मैं जैसे बैठा हूं ज्योति जी, हमारे पास इतनी लंबी फेरिस्त है इस देश की आजादी से, जंग आजादी से लेकर के इस देश की यहाँ तक की विकास यात्रा में। ये जो लोग कभी कहते हैं भगवान के अवतार हैं, ये अवतार हैं, ये सब फ्रॉड बातें हैं। व्यक्तिगता यह है कि ये जनता ने चुने। यहाँ जो राजे रजवाड़े खत्म हो गए और ये इस तरीके से देवताओं की बात कर करके बरगलाने की बात नहीं रही। ये तो वोट का अधिकार है, वोट से चुना जाता है। नरेंद्र मोदी को वोट ज्यादा मिले तो वो देश का प्रधानमंत्री है। हमारी पार्टी के 3 एक खानदान में प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत से प्रधानमंत्री रहे हैं। वो लोगों के मैंडेट से रहे हैं। इसमें भगवान कहां से आ गए? दूसरा अवतार हो गया भाई। दूसरा अवतार हो गया तो पूछे नहीं रुक्मणी जी कहाँ हैं, राधा जी कहाँ हैं? तो ये लोग पूछेंगे नहीं दूसरा अवतार हो गया, क्या अवतार हो गया? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले दिन हमारे ब्राह्मण नेता हैं उनको कह दिया तुम्हारी गर्दन काट देंगे। गर्दन काट देंगे क्या मतलब इस बात का? कल का में उन्होंने बयान दे दिया एक अगर लड़का लड़की इकट्ठे घूमते हैं और आपस में बिगड़ जाए तो फिर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देते। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान शोभनीय है? प्रधानमंत्री ने कह दिया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लिए फिरते हैं लोग। ये सुचिता नहीं है। मैं भी दुखी हूं इस बात से। और मैं व्यक्तिगत तौर पर जो सच्चे लोग हैं ना, सच्चे लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, जिनमें इंसानियत और धर्म है, वो तो राजनीति में आने से कतराते हैं, अपने आप को झूठे आरोपी लगते हैं। मैं ये कहता हूँ सभ्यता के साथ बात करनी चाहिए। कोई भी आदमी हो, हमारे को लाखों सुन रहे हैं, अभी टीवी पे हमारे को लाखों लोग सुन रहे हैं। हमें एक व्यक्तिगत तौर बातों छोड़ करके ये बताना चाहिए। कोई कह देता है उसका राज खराब है। अरे हमने एक चीज देखनी है, लोगों को बिजली की जरूरत थी, हमने 5 पावर प्लांट लाए। हमने खेतगढ़ में लगाया, खानपुर कला में लगाया, यमुनानगर में लगाया, जांडली में लगाया, हमने भूटान में जाके पावर प्लांट लगाया। कोयला खरीदने के लिए कोयला खदानें ली। हमारे राज्य में 19 यूनिवर्सिटियां बनाई। हमें पता था शिक्षा की जरूरत है। मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी, जींद में रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद भी उदयभान क्यों नहीं अपनी सरकार की, पिछली सरकार की उपलब्धियां गिनवा सकते? पीएम पर व्यक्तिगत और ऊंची बात जिस तरह की वो कर रहे हैं, सीएम पर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। और बड़ी बात बालमुकुंद शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है कि आप बचाव नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं है जो आप बोल रहे हैं। उदयभान तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल खंडन नहीं कर रहे हैं उनकी बात का। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि उदयभान कह चुके हैं जो उनको कहना था। तो आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने अभी तक इस पर कोई खंडन या कोई गलत इस बयान को ठहराया हो, अभी तक कोई प्रतिक्रिया ऐसी सामने नहीं आई है शर्मा जी। मैं वो प्रक्रिया होती है। सुनिए मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ वो उनका बयान कोई जायज या अच्छा बयान नहीं है। लेकिन एक पार्टी सत्र पर बात होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनसे बात कर रहे होंगे, कुमारी शैलजा जी उनसे बात कर रही होंगी, या और दूसरे हमारे नेता बात करेंगे उनसे। और मैं अभी भी ये कहता हूँ, मैं भी एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहा हूँ। मैं भी ये बात कर रहा हूँ तो पार्टी लाइन की बात है। कई दफा क्या होता है, फलों में कुछ चीजें निकल जाती हैं, लेकिन जो संसद में कहेगा वो फलों में नहीं था, वो तो लिख के ले आया था श्रीमान जी। हमारे अध्यक्ष ने कहा वो कोई अच्छी, मैं उसको नहीं मानता, सुचिता की बात नहीं है। ये स्टेटस है भाई, कोई विवाहित है, किसी ने अपनी पत्नी छोड़ रखी है, किसी की शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं होया। अब ये मनोहर लाल जी के बारे में करे, क्या पता उनका रिश्ता ही नहीं होया हो, शादी नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी के साथ वो अपना प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन नहीं कर सके, कोई बात नहीं। ये तो एक अलग अलग घर की कहानियां बात करने लगे ना। हम तो सार्वजनिक जीवन की बात करो कि हमने देश के लिए क्या करना है, क्या करेंगे।
अब मेरी तो बात ज्योति जी बीच में रहेगी। हमने तो रेल लाइनों का नेटवर्क बिछा दिया, 240 के करीब हमने पावर 33 के सब स्टेशन बना दिए। मैं शाम तक गिनाता रहूंगा। हमने पानीपत में एलिवेटेड बना दिया, आप देखते हैं रोडों को हमने 4 लेन बना दिया। हम तो काम करने के, हमारे राज्य में तो जीरी जाज में फिर बीच में बोल रहे हैं। भाई ऐसे नहीं बोलते बीच में। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हूँ, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, और दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। आप मेरे से ना पूछो, आप मेरे से पूछेंगे एंकर पूछेंगे मेरे से, आप नहीं पूछो। वो आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करो, मेरे से बात नहीं करो। आप एंकर बात करेंगे मेरे से, ज्योति जी बात करेंगे। बालमुकुंद जी, आपकी बात कंप्लीट हुई ना यहाँ पर? ज्योति जी, सुचिता सब ठीक है, आप ये अच्छी बात कह रहे हैं कि सभी को जब पब्लिक डोमेन में है और खास तौर पर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी इकाई में, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में उनके पास है। अगर वो ऐसे बयान देंगे तो उनका संदेश बहुत अच्छा नहीं जाएगा। या विधुड़ी अगर संसद में इस तरह की भाषा जो कि बोल चुके हैं तो वो भी बहुत अच्छा मैसेज उसका नहीं जाएगा। प्रियदर्शनी जी, ये बिल्कुल पहला और आखिरी मौका नहीं है जब माननीय इस तरह के बयान देते हैं। कैसे देखती है आपकी पार्टी? और ये किसी एक दल में नहीं, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी या कांग्रेस में। अब मुद्दा चूंकि बीजेपी और कांग्रेस का है तो इन बयानों को लेकर हम बात कर रहे हैं। आज तक आम आदमी पार्टी में इस किस्म की शब्दावली का नाम मुझे नहीं लगता कि ना ही किसी नेता ने कभी प्रयोग किया है और ना ही किसी प्रवक्ता ने किसी चैनल में जाके इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग किया है। क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हमारे पास चौथी पास राजा नहीं है। दूसरी बात कि ये भारतीय जनता पार्टी, तो खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ, ये बेसिकली जो है ये अनपढ़ गवारों की पार्टी है। और इनको लगता है कि जो भी यहाँ पे शर्मा जी जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं टोक रही थी, मुझे बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप जो लौकिक कहानियां आप लोगों को, जनता को सुना रहे थे, मुझे उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे बोल रहे हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े अगर कोई भक्षक है, जो ये अपने आप को जिन्होंने कॉपीराइट समझ रखा है, वो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने शब्द कैसे यूज किए थे, माफ करिएगा, मुझे महिला होकर ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं चैनल पे, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, लेकिन जनता को ही पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने शब्द बोले हैं कटवा, भड़वा, आतंकवादी, इस किस्म के ये शब्द बोल रहे हैं संसद में। मतलब जहां पे, जिसको संसद को सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, वहां पे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस किस्म की शब्दावली बोल रहे हैं और उसके बाद आप उन्हें सही ठहरा रहे हैं। ये जनता आपको देख रही है कि किस किस्म की आप शब्दावली बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रमेश भदौड़ी से पहली बार हुआ है, कितनी बार गंदी गंदी बेहुदा गालियां इन्होंने दी हैं, जिसके ऑडियो हर जगह मौजूद हैं। अनिल विज जी की बात करें, अनिल विज जी एक आईपीएस ऑफिसर, अनिल विज जी एक आईपीएस ऑफिसर के साथ, अनिल विज जी एक आईपीएस ऑफिसर महिला के साथ जिस किस्म की शब्दावली प्रयोग कर रहे थे, वो वीडियो किसी से नहीं छुपी है। खट्टर साहब महिला को जब उनसे वो नौकरी मांगती है, रोजगार मांगती है, कोई भी अगर इनसे बिजली मांगता है तो खट्टर साहब या तो पिटवा देते हैं या उसके बाद बोलते हैं कि भाई तुम्हें मैं चंद्रयान घुमाऊंगा। चंद्रयान घुमाने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया था हमने, चंद्रयान, मुझे जवाब दीजिए, क्या खट्टर साहब को चंद्रयान घुमाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था या जनता के काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? एमपी के, मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर महिलाओं के कपड़ों पे टिप्पणी करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस तरीके की टिप्पणी करता है कि महिलाएं अगर 9 बजे के बाद अगर बाहर निकलेंगी तो उनके साथ तो बलात्कार होगा। ये इनका चाल और चरित्र है। तो भगवान के नाम पे राजनीति करना बंद करिए, भगवान के नाम पे राजनीति करना बंद करिए, क्योंकि ये राजनीति अब जनता समझ गई है। भगवान को आप मानते नहीं। दया शंकर सिंह उत्तर प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट, मायावती जी जो कि कितनी बार मुख्यमंत्री रही है, मायावती जी को ये वैश्य जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तो इनकी शब्दावली है और ये शब्द मेरे नहीं है, ये कोटेड इनके मंत्रियों के और पदाधिकारियों के हैं, जो ये महिलाओं के बारे में, लोगों के बारे में, जनता के बारे में ये सोच रखते हैं। और कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की शर्मा जी ऐसे नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी इनको सत्य बोलो इनके प्रवक्ता चिल्लाने लगते हैं। इनको ये ट्रेनिंग दी गई है, कि आप चिल्लाओ,
आप चिल्लाओ, जब आपको कोई सत्य बोले तो आप चिल्लाओ। इनको ये लगता है कि इसी की समझी चिल्लाने से। खैर अब सुन लीजिए शर्मा जी, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आपने तो अतिशयोक्ति कर दी कि जब आप नरेंद्र मोदी जी को आप श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये आपकी चाटुकारिता दिखाता है कि आप किस किस्म से चाटुकारिता भारतीय जनता पार्टी में भरी हुई है। पुजारियों ने, ग्रंथियों ने क्या कसूर किया है? क्या आप बार बार धर्म को कहा ले आते हैं? क्या ये शब्दावली आप अपने घर में महिलाओं के साथ यूज करेंगे? मुझे रामराज जी ये बताइए कि क्या ये शब्दावली आप अपने घर की महिलाओं के साथ, बेटी और बहुओं के साथ ये शब्दावली यूज करेंगे? अगर ये करेंगे तो यकीन मानिए कि मुझे नहीं लगता, जनता को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कैसे भ्रष्ट नेताओं को बैठा रखा है। और ये बात हकीकत है कि वाकई रामराज जी आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं सर, ये सत्य आप दूसरे प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं सर। अच्छा, अब कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो जिस किस्म से अपना बखान कर रहे थे अपने 10 साल के कार्यकाल का, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। भाई अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे थे, बिजली दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि राम राज्य की बात कर रहे हुए जिस तरीके से बखान कर रहे थे कि हमने यहाँ काम किया, बिजली दी, ये दिया, वो दिया। पहली बात तो बिजली तो कभी आज से 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के दिमाग में भी नहीं आया था, क्योंकि पता नहीं जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा अंधेरे में नहीं है। पता नहीं ये कौन से प्रदेश में बिजली दे रहे थे। ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। इतने भूपेंद्र हुड्डा जी ने पूरी ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे भाई आए हैं पूरी लिस्ट गिनवा दी कि ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए। इसमें से एक काम भी धरातल पे नहीं है इसमें से। और अगर इन्होंने किए होते ये काम, अगर इन्होंने किए होते ये सब काम, ये राम राज्य जी सुन ही नहीं पाते। दूसरी पार्टी, आपने पार्टी भी चेंज कर ली। बताइए आम आदमी की प्रवक्ता रहने वाली कहाँ के हैं? आप कहाँ के रहने वाले हो? ये मैं हरियाणा की हूँ सर, हरियाणा की पैदा हुई हूँ। मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ पैदा हुई हूँ इसका प्रमाण मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है। आप गए हो खेतड़ में गए हो क्या? मुझे आपको किसी भी चीज का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जनता को प्रमाण देने की जरूरत है। आप ये बताइए मेरे प्लांट, मैंने आपको आप कितने गाँव घूमे, आप कितने गाँव घूमे हैं? मुझे जवाब दीजिए सर। पूछता नहीं कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बालमुकुंद शर्मा जी आप बताइए आप कितने गाँव घूमे? हम आपका सम्मान कर दे। नहीं हम आप ये बताइए, सम्मान मैं भी आपका कर रही हूँ, लेकिन आप गलत बातों पर कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग डिबेट में? ये क्यों डिरेल कर रहे हैं आप डिबेट को? क्या खानपुर कला में प्लांट नहीं लगा क्या? क्या झांटली में प्लांट नहीं लगा क्या? यमुनानगर में प्लांट नहीं लगा? चल रहा है, ज्योति नहीं बिल्कुल लगे, प्लांट लगे, थर्मल प्लांट लगाए गए, थर्मल प्लांट लगाए गए के प्लांट के बारे में। और ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रियदर्शनी जी, ऐसा नहीं कि हुड्डा सरकार में बिजली नहीं थी हरियाणा में, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्लांट की बात कर रहे हैं यमुनानगर के प्लांट की हम विषय से ना करें ना, हम विषय पर बात कर लें। आपको नहीं, आप काफी समय ले चुके, अपनी बात पूरी कर चुके हैं। गुरमीत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गुरमीत जी कैसे देख रहे हैं आप इन बयानों को? रमेश बिधूड़ी का बयान पूरे देश में जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है, आमजन में ये संदेश जरूर जाता है कि जिन लोगों को चुनकर हम भेजते हैं आखिर उनकी भाषा क्या है, आखिर उनकी सोच क्या है। अब उदय भान के बयान को देख लें, पीएम को लेकर, सीएम को लेकर जो कहा गया उनकी ओर से, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो यही है कि संसद हो या विधानसभा हो, वहां पर जो एक गरिमा है या जो लोगों की नज़र में उसका जो स्थान है वो पहले भी बहुत कम हो चुका है और एक प्रकार की गिरावट हम महसूस करते हैं। आप जानती हैं, अगर पुराने समय की बात करें तो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ पर एक स्तर हमेशा रहता था, चाहे विपक्ष के लोग बोल रहे होते थे या सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे होते थे। और अब तो आपने देखा है कहीं माइक चल रहे हैं, कहीं सिर फुट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, और उसी कड़ी में ये जो बयान आया ये भी उसी एक तरह से आप उसको देख सकते हो उस कड़ी। तो एक हिंदी में कहावत है, सोचा चना बाजे घना, है ना। तो जो जब आपके पास तथ्य नहीं होते, जब आप किसी डिबेट में या किसी चर्चा में तथ्यों के आप आधार पर बात नहीं कर सकते, जब आपके पास एक भाषा नहीं होती, व्यंग, जब आप व्यंग को समझते ही नहीं कि व्यंग किस तरह से किया जाता है, तो इस प्रकार के फिर आप बयान देते हैं। और इससे जो विवाद उठा वो लाजमी की बात है कि वो एक स्वाभाविक की प्रक्रिया थी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कोई बात जब कही जाती है तो उसका एक अलग महत्व। बिल्कुल। तो
इसलिए ये बयान उठी और इससे लोगों में नचनी रोष होता है, शोक भी होता है, दुख भी होता है। आप जानती हैं कि चाहे वो विधानसभा हो या और वो कई जगहों पर तो जो विधायिका का कार्य है वो जैसे औपचारिकता सा रह गया है। सेशन की चाहे अवधि की बात हो या जो भी। तीसरी बात ये कि भाषा जो है वो बहुत संजीदा प्रश्न होता है ना, वो आपके चरित्र का, वो आपके सोच का एक प्रतिबिंब होता है। भाषा केवल कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाषा जो है वो केवल अपनी बात कहने का ढंग है, वो ऐसा नहीं है। वो आपको बनाती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ओर आज ध्यान नहीं है, ना नई पीढ़ी का ध्यान है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, और जो पुरानी पीढ़ी है, जो नेता हैं, जो एक जमाने में जाने जाते थे अपनी भाषा की। आपको याद होगा, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी पार्टियों के अच्छे उदाहरण नहीं है। कई बार आप किस तरह से छोटी सी बात से कह के और कितनी बड़ी बात कह सकते हैं। एक बार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका काफी अटैक हो रहा था, तो उन्होंने केवल एक शेर सुना दिया था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखती। अब वो उस समय उसकी बहुत चर्चा भी हुई। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा, लद्दाख के एक एमपी थे, बीजेपी के थे, उन्होंने एक भाषण दिया, उसकी बहुत चर्चा हुई। आप ऐसे और उदाहरण आज के समय में भी आप ले सकते हैं, जो लोग बोलते हैं बीच में। और उमर अब्दुल्ला ने एक भाषण दिया था एनडीए के जमाने में, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, संसद के अंदर 5 मिनट में। कहने का मैं जो भाव है वो ये कि अगर आपकी बात में दम हो तो वो कम समय में भी वो बात सुनी जाती है, और वो अक्रॉस द पार्टी लाइन जो लोग अच्छा बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पीछे अविश्वास प्रस्ताव हुआ था, तो हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं, लेकिन गौरव गोगोई के भाषण की सबने तारीफ की। विपक्ष के लोगों से भी अगर आप बात करेंगे जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की, तो ऐसे ही हर पार्टी में कुछ वॉइसेस हैं। लेकिन दिक्कत ये है, हालांकि आजकल देखिए लाइव प्रसारण होता है, सब कुछ होता है, विधानसभाओं का भी आप लोग चैनल से काफी हिस्सा दिखाई देते हैं चर्चा, पार्लियामेंट का तो होता ही है। लेकिन उसके बावजूद एक जिम्मेदारी का एहसास जो है वो नदारद रहता है। तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, ये तो यही है कि पब्लिक को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, मीडिया को उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जिससे कि एक जवाबदेही तय हो। और अगर अब इसमें कोई कार्रवाई होती है, और अब देखिए ना, दोनों पार्टियों से उदाहरण मिल गए। अभी भारतीय जनता पार्टी पहला जो बयान था जो लोग, अब ये कहना कि एक प्रवक्ता अभी कह गए कि वो बात अंदर कही गई थी और ये बाहर कह गई थी, ये तो इसकी तो मैं सहमत नहीं हूँ कि आप रो में कह गए, वैसे कह गए। कई बार वो कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में बड़ा चार्ज एटमॉस्फेयर होता है, वहां गुस्से में निकली बात तो कहीं भी निकली है, गलत बात तो गलत ही है। अगर आप गाली दे रहे हैं तो वो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि लोकसभा में दे रहे हैं तो वो ज्यादा गलत है और आपने बाहर दे रहे हैं तो सही। सार्वजनिक जीवन में जब आप हैं तो आपके हर क्षण आप पे निगाह रहती है लोगों की, और आजकल तो रिकॉर्डिंग का जमाना है, वीडियोस का जमाना है, इसमें ही हंसी मजाक थोड़ी है कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों पक्षों को इस बारे में सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि मुझे लगता है कि लंबी दौड़ में ऐसे लोग नहीं टिकते, और उनको अगर वो इस चीज को समझेंगे तो उसमें उन्हीं का लाभ है। क्योंकि अगर सम्मान खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली नेता कहाँ से पावर लेते हैं, जनता से ही तो लेते हैं जी। तो अगर जनता में उनके प्रति सम्मान या विश्वास खत्म हो जाएगा तो वो लोगों का तो नुकसान कर ही रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आदर्श होता है उनके लोकतंत्र में, नेताओं के लोग देखते हैं, और उनका अपना भी इसमें नुकसान है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो आपकी भाषा, आपके चरित्र का परिचायक है। जो लोग अच्छा बोलते हैं उन लोगों की गलत पहचान रहती है आज भी। जैसे मैंने आपको कई नाम लेके बताए, उदाहरण लेके बताए, अगर आप दिल से बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, दूसरे को सम्मान से बोलते हैं, तो वो हमेशा आपके अपने लिए भी अच्छा रहता है। हाँ, वो हमेशा उसका संदेश भी अच्छा रहता है। रामराव जी, बालमुकुंद शर्मा जी हालांकि कह रहे हैं कि उदयभान हो सकता है कि फ्लो में कह गए, वो कहते कहते बस पीएम और सीएम को लेकर कह गए, लेकिन उदयभान ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर, अपने बयान पर कायम हैं। जो उन्होंने कहा उसके शाब्दिक अर्थ भी वो समझा रहे हैं कि आखिर क्यों कहा, और अपनी बात को सही भी ठहराते हुए नजर आए। क्यों? देखो ज्योति जी, ये कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है, सनातन का अपमान करना इनकी पाठशाला में पढ़ाया जाता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये, और फिर भी वो ये कह रहे हैं उस पर कायम हुई। देश तुल्य प्रधानमंत्री जी जो देश को कितना आगे लेके गए हैं,
धारा 370 तोड़ दी है, 35 तोड़ दिया है, राम मंदिर बनने लग रहा, भव्य राम मंदिर जिसका हमने जिंदगी में सपना भी नहीं लिया था। हम चांद पे हमने तिरंगा फहरा दिया है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और आर्थिक दृष्टि से भी हम बहुत मजबूत हो गए हैं। G20 का बहुत सफल आयोजन हुआ है, जिसमें विदेशों में हमारी धाक जमी है, व्यापार खुले हमारे, और बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री का अपमान करना तो मैं तो समझता हूँ इससे और गलत क्या हो सकता है। और दूसरा, ऐसे मुख्यमंत्री जो गरीबों के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है। हरियाणवी एक पे हम उस नारे पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हर वाद से, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, हर वाद से ऊपर उठ के हम नौकरियां दे रहे हैं और इतना बढ़िया विकास कार्य हरियाणा में हो रहा है। आज तक हमने सपने में भी नहीं सोचा था भाई गरीब का बच्चा, जिसका बेचारे का कोई चपरासी नहीं लगता था, आज इसका घर का बच्चा कोई क्लास 1 अफसर बन रहा है, कोई थानेदार बन रहा है। चारों तरफ सरकार की जय जयकार हो रही है। हर मामले में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हमने खत्म कर दी हैं, कौशल रोजगार हम ले आए हैं और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। वो इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन ने उनको नकार दिया है। इसलिए कोई तो जनता देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस बता रहा है, श्राप देता है। कोई प्रधानमंत्री का अपमान करता है इनका प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री का अपमान करता है, तो ये तो इनकी पाठशाला में पढ़ाया जाता है। श्री प्रकाश जायसवाल जी इनके केंद्रीय मंत्री होते थे। आप महिला हैं, आप हमारी बहन है, हम ऐसी बात आप आगे नहीं कह सकते। उन्होंने क्या कहा था केंद्रीय मंत्री होते हुए महिलाओं के बारे में? अरे हम महिलाओं, चलिए वो तो पहले से पब्लिक डोमेन में है जो कहा गया। 33% आरक्षण हमने दे दिया है। महिला शक्ति खुशी मना रही है, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सारी महिलाएं, भाई हमारे भाई नरेंद्र मोदी ने कर दिया, भाई हमारे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया मोदी है तो मुमकिन है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था 33% उनको आरक्षण मिल जाएगा। महिला शक्ति आगे बढ़ रही है। ऐसे ही हरियाणा में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम और नई फैक्ट्रियां बहुत लग रही हैं। भाई सबसे बड़ा ये है कि समान विकास कार्य हो रहे हैं। भाई किसे हमने ये नहीं पूछा है मेले कौन से उसका विधानसभा का है, कौन सी पार्टी का है, क्योंकि समान विकास कार्य हो रहे हैं। उसमें ये तो है नहीं, सब कोटा हमने खत्म कर दिया। MLA कोटा, MP कोटा, CM कोटा, नौकरी। चलिए आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है उपलब्धियों की, ठीक है। बालमुकुंद जी, ये कांग्रेस की पाठशाला में पढ़ाया जाता है? देखो, कांग्रेस की पाठशाला में दो ही चीज पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैं बचपन से कांग्रेस का कार्य करता हूँ। ये मैं मानता हूँ जैसे मेरा जन्म ही कांग्रेस में हुआ। गरीबों की सेवा, गरीबी को हमने झेला है। देश की आजादी से पहले जब हमारे नेता संघर्ष कर रहे थे राजनीति में, उनके परिवार बच्चों को कोई और पढ़ता था, वो देश के लिए निकल गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने साल देश के प्रधानमंत्री, उससे ज्यादा जेलों में रहे। श्रीमती उनकी जो पत्नी की जब डेथ हुई तो वो जेल में थे, अकेली बेटी घर पे थी। इसी तरीके का लाखों हमारे लोगों ने देखा है। हमारी पाठशाला ये कहती है, एक दो चीजों से मानव में भेद नहीं करते हम। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है या समायोजित, जो भी आज देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, फारसी, एक ऐसे गुलदस्ता हमने पूर्व आजादी की लड़ाई हमने इकट्ठे लड़ी और आज भी रोज बलिदान देते हैं हर धर्म और जाति के लोग। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि कपड़ों से पता लग जाता है ये कौन है। प्रधानमंत्री का भाषण है, ये भी रिकॉर्ड पे है, चैनल पे, मतलब मीडिया में है। प्रधानमंत्री भाषण देते हुए कहते हैं एक देश का प्रधानमंत्री किसी मंदिर के उद्घाटन जाता है, वो मस्जिद का उद्घाटन नहीं करता। मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए वो दुबई जाता है। बीच में नहीं बोलते भाई, बीच में नहीं बोलते भाई, बीच में चुप रहो, आप बात सुनते रहिए। हमारे पास जो है, हमारी बात आपने पाठशाला बताया, हम पाठशाला बता रहे हैं। हमारी पाठशाला ज्योति जी क्या है? धर्म निरपेक्षता के साथ गरीबी रेखा से, जैसे हमें जब देश आजाद हुआ गेहूं आयात करनी पड़ती थी, बल्कि आयात क्या करनी पड़ती, खैरात में भी देती थी अमेरिका हमारे को, जो उनका 7 साल पुराना अनाज खराब हो जाता था। हमारी क्रांति लेके आए, हमने अनुत्पादन किया। फिर हमने देखा कि शरीर को और भी कुछ प्रोटीन की, विटामिन की जरूरत है, बच्चों में उनकी कमी थी हमारे देश में, तो हम सफेद क्रांति लेके आए। अब अट्टे खट्टे जवान बनने लगे, जहां दूध दही खाना वो देशों में, देश हरियाणा ये चीज आई, तो ये सफेद क्रांति से आई। लगातार हमने काम किया। हम धर्म की राजनीति या धर्म पे आधारित बात है, वो संतों का काम है।
बालमुकुंद शर्मा का काम नहीं है कि उस मंदिर में जाके बैठ गया, उस धर्मशाला में जाके बैठ गया, यहाँ कर दिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया। नहीं, मेरा काम है, मैं राजनीति में आऊंगा सुचित्या के साथ। जब 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 भाई साहब बीच में ना बोले, मैं प्रवक्ता बीजेपी के से निवेदन करता हूँ, आप प्रवक्ता है राष्ट्रीय पार्टी के, आप सुनिए, मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनते रहिए। ज्योति जी जैसे मैं जिला परिषद मेंबर हूँ तो मुझे पता है मेरा काम क्या है। मुझे गली निर्माण करना है, भवन निर्माण करवाने हैं, ये कार्य करने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है हमें लोगों को शिक्षा देनी, स्वास्थ्य देना, बिजली को। एक और मैं एक नई बात बताता हूँ आज आपको ज्योति जी, वैसे हो सकता है मेरे मुंह से पहले भी निकली हो। हमने जो ना क्रमबद्ध तरीके से देखा है इस देश में, बाद में हमें पता लगा कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कमी आ रही है, तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना। फिर हमने देखा भाई ग्रामीण अंचल में रोजगार की कुछ कमी है, तो हम मनरेगा विषय से दूर जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो काम हो रहे हैं ना सारे के सारे, ये आम जनता तक नहीं पहुंचते हैं। आरटीआई नहीं विषय पे हूँ। देखो मैं आप ये बताएं कि उदय भान जो पीएम और सीएम को लेकर कह रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का बयान है? विप्लव देव ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण दें कि क्या ये कांग्रेस का बयान है, क्योंकि कांग्रेस की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष हैं वो। तो क्या ये हरियाणा कांग्रेस का बयान है? मेरी उदय भान जी से बात नहीं हुई है ज्योति जी। मैं खुद इतना सक्षम हूं, मैं आपके चैनल से माध्यम से कर रहा हूं, पूरा प्रदेश आपका चैनल देखता है। मैं उदय भान जी से दूरभाष पे बात करूंगा, कल खुद मैं करूंगा। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कभी भी दोबारा डिबेट होगी, क्योंकि आप बहुत ही सक्षम एंकर हैं और आप भी जिस तरह राजनीति में सुचिता की जरूरत है, आप भी मीडिया में बिल्कुल ठीक बोलते हैं। आप आम आदमी प्रवक्ता को आपने बिल्कुल बीच में बोल दिया कि नहीं प्लांट देश में बने हैं, ये बिल्कुल आपकी प्रेस की मीडिया, इसीलिए लोकतंत्र बिजली भी आप देते थे 24 घंटे। मैं उनसे बात करूंगा और जो भी उनका जवाब आएगा वो हम आपको बता देंगे। मैं ये बिल्कुल बीच में नहीं रखूंगा, क्योंकि ये सुचिता का मामला है। चलिए आप ये कह रहे हैं बात नहीं हुई। कहते हमारे नेताओं को देव तुल्य है, टिकट लेनी है। हमें कोई टिकट की जरूरत नहीं। जो सच है, गलत है, सत्य के साथ खड़े होना चाहिए इंसान को। और अगर हमारे व्यक्ति से, अध्यक्ष से कोई गलती हुई है तो उनको वो भी खेद व्यक्त करेंगे, दोबारा बात करेंगे हम अध्यक्ष जी से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बात करेंगे, कुमारी शैलजा जी। सबसे बड़ी बात आज ये महिला आरक्षण की बात करते हैं। कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेशाध्यक्ष थी, इन्होंने उनके बारे में भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया। जो व्यक्ति आप कुमारी शैलजा जी इस प्रदेश के सिरसा में और अम्बाड़ा 2 कोणों से लोकसभा के सदस्य रही। उनके पिताजी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो खुद अध्यक्ष रही, केंद्रीय मंत्री रही, उप मंत्री रही, डिप्टी मिनिस्टर रही, राज्य मंत्री रही और राज्यसभा की सदस्य रही। उसके बारे में बीजेपी के नेताओं ने कुमारी शैलजा जी के बारे में, जो कि जिसने अपना जीवन सौंप दिया। कुमारी शैलजा जी का जीवन सार्वजनिक जीवन के साथ साथ अपना जीवन इस प्रदेश और देश के लिए सौंप दिया, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है हमारे। उनके बारे में इन्होंने पीछे पता नहीं क्या 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 भाजपा के नेता। चलिए मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। रेड्डी साहब, हरियाणा में ठीक है सबसे बड़ा चेहरा है। ठीक है सर। बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि ये फोन पर बात करेंगे उदय भान से, कि ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई खेद प्रकट करेंगे या फिर कहेंगे कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन सुरजेवाला को लेकर जब हम डिबेट कर रहे थे तब भी बालमुकुंद जी की ओर से कहा गया था कि कल वो प्रेस वार्ता करेंगे, अपने बयान पर कोई ना कोई बात कहेंगे। ना सुरजेवाला की ओर से कोई खेद प्रकट किया गया, ना खंडन किया गया, और ना ही अभी तक उदय भान की ओर से कहा गया कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि नेता कह देते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आपने किया था सर, लेकिन सुरजेवाला ने नहीं किया था ना। मैं रणदीप सुरजेवाला की बात कर रही हूँ। जो सुरजेवाला अगर उन्होंने नहीं किया तो कोई अच्छी बात नहीं करना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला बयान पे डिबेट हुई थी अपनी, उस टाइम बालमुकुंद के साथ मैं ही था। हाँ। बालमुकुंद जी उस टाइम भी मैं ही था, अपनी डिबेट हुई थी और आपने ये कहा था एक बार मुझे वो बयान सुनवा दो। हाँ। और वो आपने बयान सुनवाया और उसके बाद इन्होंने खेद प्रकट किया था कि ये बयान गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए। हाँ। और आज भी बालमुकुंद ने कहा है कि ये गलत है और मैं इस पर स्पष्टीकरण मांगूंगा। ये बालमुकुंद जी की बड़ी अच्छी बात है, जो कि गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। ये भी एक इंसानियत होती है और एक शिष्टाचार होता है। ये कौन बालमुकुंद बोल रहे हैं क्या साथ में? भी नहीं, साथ में कोई नहीं बोल रहा है सर। अभी बालमुकुंद जी बोल रहे हैं क्या अभी साथ में? नहीं कोई। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ये अच्छी बात है, गलत को गलत और ठीक को ठीक कह देना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है। ज्योति जी, अगर फलों में कोई बात निकल भी जाती है और उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन लिया जाता है, और क्लैरिफिकेशन में भी यदि वो बंदा अड़ जाता है कि हाँ मैंने जो कहा सही कहा, तो फिर हम इसको फॉलो नहीं मान सकते, फिर तो हम इसको गैर इरादतन नहीं मान सकते। फिर तो हम इसको यही मानेंगे कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा बयान दिया जो कि निंदनीय है। उनको ऐसा बयान
नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। मैं बार बार यही कहूंगा। तो ज्योति जी, दूसरी बात, ये पाठशालाओं की बात कर रहे हैं। आज जो पाठशाला के बारे में जानकारी लेने का समय है, तो वो रामराज जी को भी देना चाहिए अपनी पाठशाला में क्या सिखाते हैं, जिसका पूरा प्रदेश, पूरा देश विरोध कर रहा है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन हमारे प्रवक्ता साथी अब भी उसका बचाव कर रहे हैं। अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने उकसा दिया, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। हाँ। भाई, उनको नहीं उकसाया गया था, हमने वो पूरा सुना है, पूरा उनका जो स्टेटमेंट था वो पूरा सुना है। उन्होंने बिल्कुल बार बार कहते हैं, अनेकों बार कहते हैं। तो कम से कम डबल करेक्टर नहीं रखना चाहिए। सरकार में जो मौजूद लोग हैं, उनको गलत को गलत और सही को सही नहीं कहेंगे तो एक अच्छा लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र के ऊपर उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। दूसरी बात, अभी मैं थोड़ी सी आम आदमी की ओर बात करना चाहूंगा। आम आदमी वाले बड़े शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य की बातें करते रहते हैं। अभी हमारा 5 सितंबर का टीचर डे होता है ज्योति जी, हिंदुस्तान में टीचर डे मनाया जाता है। पंजाब में आपने देखा होगा, टीचर डे को वहां के अध्यापकों ने ब्लैक डे के रूप में मनाने का काम किया है। ये संक्षेप में सब कुछ क्लियर करता है, सब कुछ बयां होता है कि भाई टीचर डे को, टीचर जो है जब ब्लैक डे मना रहे हैं, तो कौन सी शिक्षा और कौन सा विकास। दूसरी बात, आज के ही अखबार में पंजाब की तो आम आदमी पार्टी पंजाब में जितनी नौकरियां जीएस नहीं, सैलरी के लिए मैडम सैलरी के लिए काला डे, सैलरी के लिए काला डे, ब्लैक डे मनाया। तनख्वाह नहीं मिली उनको 4 महीने से, इसलिए उन्होंने ब्लैक डे मनाया पंजाब में। दूसरी बात, हाँ, हरियाणा में भी मना रही है। मैं कौन सा इनको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि अच्छा शासन कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आज पंजाब का जो डेब्ट है, जीएसडीपी का 48% कर्ज है पंजाब के ऊपर, जो टोटल जीडीपी दिखा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड बुला रहे हैं, इन्होंने वाले भाई को रिकॉर्ड नहीं मालूम। हाँ, विकास है मैडम जी, मुझे बताइए। सर मैं बता सकती हूँ, चलिए हम पंजाब पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो हम पंजाब की राजनीति में यहाँ पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये किसान मुआवजे के लिए लाठियां खा रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। विजेंद्र सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, दिल्ली के अध्यापकों ने भी हाई कोर्ट में अपील करके वहां से अपना वेतन निकलवाने का काम किया था। समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है अध्यापकों की, शिक्षा का गुणगान करते फिरते हैं। तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए मैडम जी। और जो सबसे बड़ी बात आपकी आती है, पंजाब की सरकार जिस प्रकार से हरियाणा विरोधी बयान दे रही है, हरियाणा की खिलाफत कर रही है, तो आप उन बयानों को रुकवाने का काम क्यों नहीं करते हो? वो कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। ये तो विषय नहीं है। शिक्षा का बखान करने वाले लोग, ये है कि आप लोग अपनी अपनी उपलब्धियां बताते हैं, काउंटर में दूसरे प्रवक्ता कुछ न कुछ कहते हैं, विषय पर बात नहीं हो पाती। मुझे लगता है आपका विषय कितना गंभीर और कितना बड़ा विषय है, जिस पर चाहे उतनी बात हो सकती है। आप कैसे शिक्षा, हम पंजाब के विकास को लेकर तो बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बात करनी चाहिए। चलिए आखिरी कमेंट की चर्चा को ले जाते हुए प्रियदर्शनी जी, आपका आखिरी कमेंट नहीं देंगे। रेणु साहब सुनिए, अभी भाई की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। करते हैं विजेंद्र रेणु जी, सर आपकी बात कंप्लीट हुई, अभी सुनिए आप। अच्छी बात है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मेरी एक दो बात और है, एक दो बात, 5 सेकंड हो लेता हूँ सर। विषय पर अगर बोले आप, 5 सेकंड। विजेंद्र भाई 5 सेकंड में आप बताइए ना। अब मैं आपकी इतनी देर से बात सुन रही थी, आप मुझे भी कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं उम्मीद कर रही हूं मुझे जवाब देने बात करेंगे सर। हाँ, कहाँ पंजाब में ले गए डिबेट? नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए विजेंद्र भाई। सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, अगर बोलने की क्षमता है तो। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विजेंद्र भाई, जहां तक हम पंजाब की बात कर रहे हैं, रुकिए, पहली बात तो हम हरियाणा की डिबेट में, हम पंजाब की डिबेट में नहीं है, पहली बात। लेकिन चलिए, अगर आपने मुझसे प्रश्न पूछ लिया है तो मैं आपको बता दूं, समय नहीं, आखिरी कमेंट आपका, मैं आपको बता दूं कि रोजगार में देश में ऐसे नहीं, ये विषय नहीं है, दूसरे नंबर पे है डिबेट को, ये विषय नहीं है, दूसरे नंबर पे है। और जहां तक हम लोग जो विषय से नेताओं के बिगड़े बोल, रमेश पिथौड़ी के बयान की बात कर रहे हैं, उदयभान के बयान की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बिगड़े बोल हैं, ये तो हमेशा ही रहेंगे, सदैव रहेंगे। आप ये देखिए कि संजय सिंह जी, राघव चड्ढा जी और हमारे रिंकू जी, जो कि लोकसभा के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, एक सवाल पूछा। जैसे ही इनसे सत्य का कोई सवाल पूछा जाए तो ये टर्मिनेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ये इनका चाल और चरित्र है।
और जहां तक बात करें बरदूरी जी ने इतने अपशब्द बोले, उसके बाद इन्हें एक वार्निंग देके छोड़ दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि ये इनका हिपोक्रेसी है, ये एक दोहरा मापदंड है इनका, कि मतलब अगर विपक्ष इनसे कोई भी सवाल पूछे मर्यादित पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में तो उसे ये सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन इनके पार्टी का कोई गाली गलौज भी कर रहा हो गले की गुंडों की तरह, लेकिन उसके बाद भी उसको ये वार्निंग देके छोड़ देते हैं। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। इनके यहाँ अगर मंत्री महिला के साथ छेड़खानी करते हैं और विधानसभा में अगर ये प्रश्न खट्टर साहब से पूछ लिया जाता है तो उसके बाद खट्टर साहब पूरी विधानसभा में खुलेआम ये बोलते हैं कि नहीं इस्तीफा लेंगे, नहीं इस्तीफा लेंगे, नहीं इस्तीफा लेंगे। लेकिन राम शर्मा जी, ये बड़ी गलत बात है आपकी कि जब भी मैं बोल रही होती हूँ आप हमेशा काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको मैं सत्य बोलती हूँ और आप सत्य नहीं सुन सकते। सुनने की भी क्षमता रखिए सर, प्लीज सुनने की क्षमता रखिए। उसके बाद आपको हैरानी की बात लगेगी कि जिस तरीके से इनके बयान आते हैं, आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री मायावती इतनी बड़ी मुख्यमंत्री थी, उनके बारे में भी अश्लील बयान दे रहे हैं इनके लोग। तो इसका मतलब कि ये तो शुरू से ही पद्धति इनकी चली आ रही है। और ऐसा नहीं है, लोग ये सब जो है ये अपने नेताओं से सीख रहे हैं। मोदी जी के भी ऐसे कितने बयान है, मुझे तो हैरानी हो रही है कि श्री कृष्ण का अवतार बोल रहे हैं। श्री कृष्ण कैसी, क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग मोदी जी ने अपने सीएम होने के सामने नहीं क्या आगे बढ़ाया है? आप ये बताइए कि इस समय खट्टर साहब ने आगे बढ़ाया है, मोदी जी ने आगे बढ़ाया, क्या आगे बढ़ाया? आप ये बताइए ना। G20 का जो आपने इवेंट तैयार किया था, वो इवेंट आपने लोगों को दिखाया। हरियाणा का पानी क्यों नहीं दिलवा देते? हरियाणा बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे है। हरियाणा बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे है। महिला सुरक्षा में 36वें स्थान पर है आप लोग, 36वें स्थान पे। अगर आप रिकॉर्ड में बात करेंगे तो आप कितने पीछे ये देखने की जरूरत है। जब नौकरी मांगी जाएगी मुख्यमंत्री जी से तो चंद्रयान भेजते हैं। सुनिए अभी गुरमीत जी, आखिरी कमेंट सर आपका। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि भाषा की अपनी भूमिका होती है। आप जानते हैं राहुल गांधी जी पे जो केस हुआ जिसमें उनकी सदस्यता भी चली गई, वो भी भाषा से जुड़ा प्रश्न तो था जो उन्होंने अपने भाषण में टिप्पणी की थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। तो हमें कोई भी चीज जब हम बोलते हैं, अभी भी कोई हमारे प्रवक्ता कह रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ, कि हरियाणा के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। अब ये बिल्कुल अलग बात हो गई। जो इशू है वो एफिलिएशन का, वो बिल्कुल अलग है। हम कोई चीज जब पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हरियाणा के पढ़ते हैं और कोई रोक ही नहीं सकता। एफिलिएशन का एक दूसरा मुद्दा है, तो निश्चित तौर पे मैं तो उसके पक्ष में बोलता रहा हूँ कि कोई भी कॉलेज जुड़ना चाहे उसको जुड़ना चाहिए। लेकिन अब देखिए, केवल भाषा से अंतर आ गया। हम बोलते हुए हमें सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, सबसे वेरीफाई उसका क्या अर्थ निकल सकता है। समाज में पूरा समाजशास्त्र है, इसको बहुत गहरी मैंने बताया इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे भाषा डेवलप होती है, आज किस तरह की भाषा डेवलप हो रही है। इन प्रश्नों पर संजीदा होकर सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां वो किसी एक पार्टी से नहीं है, सभी के आगे जो पीढ़ियां वो उससे प्रभावित होती है, तो वो देखती हैं। बिल्कुल असर दूर तक जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हैरानी की बात है ज्योति जी, इनके पास एक ऐसे नेता का हमारे पास नहीं है। सॉरी सर, कोई बात गलती से निकल जाए तो आप किस तरह, अगर मान लीजिए अगर आपकी मंशा, जैसे अभी उदय बांगी की बात हो रही, कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे, अच्छी बात है। अगर कभी कोई ऐसी बात है तो बजाय कि उसको तूल दिया जाए और उसको वो अगर क्षमा मांग ले, किसी की भावनाएं जहाँ ठेस, हाँ, ये एक बेहतर तरीका हो सकता है कि मंशा ही नहीं थी या कहने का भाव ही नहीं था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम कर रहे थे नेताओं के बिगड़े बोल को लेकर, विवादित बयानों को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।